हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 9.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए इसके प्रथम प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी आप यहां देखो कि यहां पर आपको ये चित्र दे दिया गया है। अगर चित्र नहीं भी दिया गया है तब भी आपको बनाना आना चाहिए। तो आप देखो, आपको बोला गया है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखिए, और बोला गया है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये देखो, अगर ए बी को आप बोल सकते हैं शिखर, बेसिकली खंबे का शिखर हो जाएगा ए। तो ए बी तो आपके पास खंबा हो गया। अब यहां से आप देखो कि ये आपके पास ए हो गया शिखर वाला बिंदु, और जो कलाकार है वो ए सी जो दूरी है 20 मीटर की उस पर चढ़ रहा है, ए की तरफ जा रहा है। फिर आपको बोला गया है कि ये जो डोर है, तो डोर तो देखिए ये 20 मीटर वाली जो ए सी है वो डोर है आपके पास। तो आपको बोला गया है कि जो ये डोर है वो 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि स्तर अर्थात 36 से। तो आप देख सकते हो ये जो आपके पास कोण है वो 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपको बोला गया है कि आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात खंबे की ऊंचाई तो आपके पास ए बी हो जाएगी। तो आपको ए बी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले मान लीजिएगा जो आपको ज्ञात करना है वो आपने एच मान लिया। अब यहां पर आप ये ध्यान दें कि आप मान, ऐसा भी हो सकता था कि ना माने तब भी आप कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए मान लिया कि हम बार बार ए बी लिखने के बजाय वहां पर सीधे एच लिख देंगे। तो आपने खंबे की ऊंचाई एच मान ली। अब आप ये देखो कि आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, जो कि बी पर समकोण है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आप ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। अगर फिगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर समकोण त्रिभुज जहां जहां दिया होगा तो वहां वहां आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, साइन का होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक, ऐसे 6 फॉर्मूले होते हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है, उसके अनुसार आप फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे आप ये देखो, ये अगर 30 डिग्री वाला कोण है तो आप इस 30 डिग्री के लिए जो लंब होगा वो तो आपके पास ए बी आ जाएगा, तो वो आपको निकालना है। और आप देखो जो कर्ण होगा वो 20 मीटर आपको दिया हुआ है, अर्थात ए सी दिया हुआ है। तो आप देखिए ये कोण दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है, इस कोण के लिए कर्ण दिया हुआ है। अर्थात अब यहां पर आपको समझ में आएगा लंब और कर्ण तो आपके पास साइन या कोसेक के फॉर्मूले में होता है। तो आप ध्यान रखें, साइन कॉस या टेन के जैसे फॉर्मूले आप लगाएं, बाकी फॉर्मूले तो उनके व्युत्क्रम ही होते हैं। तो जैसे देखो, त्रिभुज ए बी सी में अब चूंकि हमें तो ए बी निकालना है अर्थात एच निकालना है, तो आप साइन 30 डिग्री, आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब मतलब ए बी बटे कर्ण अर्थात ए सी हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि साइन 30 डिग्री, इसका मान आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें, जितने भी आपके पास सारणी में मान थे अंश के, कोण जो थे, उनके साइन कॉस टेन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होने चाहिए। तो साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 हो जाएगा बराबर ए बी, ये तो आपने एच मान लिया है जो कि आपको निकालना है, और ए सी आप देख सकते हो डोरी की लंबाई है जो कि 20 मीटर आपको प्रश्न में दी हुई है। तो यहां से देखो एच बराबर आपके पास 20/2 आ जाएगा, अर्थात यहां से एच बराबर 10 आ जाएगा। अब बात आती है कि h बराबर 10 तो आपके पास आ गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो यहां से आप देखो प्रश्न में आपको 20 मीटर करके हर जगह दिया हुआ है, तो ये तो अनुपात होता है 1/2। यदि 20 मीटर यहां पर है तो h का मान भी आपके पास 10 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने खंबे की ऊंचाई मानी थी वो आपके पास 10 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से पहला प्रश्न तो हल हो गया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। फिर आगे आपको बोला गया है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है।
पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो अभी आप देखो यहां पर आपको कोई भी चित्र तो नहीं दिया गया है, तो आपको खुद से समझना होगा कि आखिर कैसा चित्र बनेगा। तो देखिए अभी सबसे पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक ये पेड़ बनाया। अब आप यहां से ये देखो कि ये तो पेड़ का सबसे ऊंचा भाग होगा। मान लीजिएगा आपने पेड़ ए बी मान लिया। फिर आप देख रहे हैं आपको बोला गया था कि पेड़ कहीं से टूट जाएगा और टूटा हुआ भाग मुड़ जाएगा। तो देखिए पेड़ का ये सबसे शीर्ष शिखर है ए। अगर पेड़ कहीं से टूटा, मान लीजिएगा आपने बोला कि सी बिंदु से टूट गया, इसका मतलब ये होगा कि जो एसी वाला भाग होगा वो अभी मुड़ जाएगा और फिर आपको बोला गया है कि जमीन को छूने लगेगा ये शिखर जो है। तो यहां से देखिए ये जब मुड़ जाएगा आपके पास तो इस तरीके से जमीन पर छूने लगेगा। तो बेसिकली जो ये ए बिंदु था अभी ये टूट कर ये वाला भाग बेसिकली ए यहां आ जाएगा। मैं इसको ए और इसको फिर ए डैश नाम दे देता हूं ताकि ये समझ में आते रहे कि ए और ए डैश बेसिकली अलग है। ए यहां पर है और ए डैश अलग है। ए डैश यहां पर बिंदु आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको देखेंगे तो ये ए और ए डैश सेम ही थे, लेकिन ये टूटने के बाद बस यहां पर आ गया तो हमने इसको ए डैश नाम दे दिया। फिर देखिए आपने बी से ए डैश को भी मिला दिया। अब आप यहां से ये देखो कि आपको बोला गया कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है जो टूटा हुआ भाग है। तो आप देखो ये भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद से बिंदु की दूरी, अर्थात पेड़ का पाद तो आप देखो बी हो जाएगा, पाद मतलब सबसे निचला पॉइंट, इससे बिंदु की दूरी जहां पर ये शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर आपको दी हुई है। फिर आपको बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि अगर हम बी सी को निकाल लें और फिर हमें ए सी निकालना पड़ेगा तभी तो आप पेड़ की ऊंचाई बता पाएंगे। तो यहां से आप ये देखो कि सबसे पहले तो ए सी बराबर सी ए डैश हो चुका है, क्योंकि देखो ए सी जो भाग था वही तो मुड़कर ये सी ए डैश बन गया। और अब आपको चूंकि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो यहां से अब आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल जो पेड़ की ऊंचाई होगी जो प्रारंभ में होगी वो आपके पास ए बी आ जाएगी। और ए बी निकालने के लिए आपको ए सी प्लस सी बी निकालना होगा। और आप देखो कि ए सी तो सी ए डैश लिख सकते हैं, अर्थात ए बी जो होगा वो सी ए डैश प्लस ए बी के बराबर आएगा। तो बेसिकली आपको ए बी निकालना है। तो अब देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे गया, त्रिभुज ए डैश बी सी। तो यहां पर त्रिभुज ए डैश बी सी में अब यहां पर आपको यह सोचना है कि देखो इस कोण के लिए, दिए हुए कोण के लिए 30 डिग्री के लिए जो बी सी है वो लंब हो जाएगा और ए डैश सी कर्ण हो जाएगा और ए डैश बी आधार हो जाएगा। तो आपको लंब और कर्ण दोनों निकालने, लेकिन आधार दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर आप टेन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वहां से लंब बटे आधार होता है। तो देखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात बी सी बटे आधार अर्थात ए डैश बी हो गया। तो देखो टेन 30 डिग्री ये आपके पास 1/√3 आ गया बराबर बी सी तो आपको निकालना है और ए डैश बी आपके पास 8 मीटर दिया हुआ है, अर्थात बी सी आपके पास हो जाएगा 8/√3। या फिर देखो अगर आप √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो जो हर है वो परमेयीकरण हो जाएगा उसका। तो बी सी आपके पास यहां से हो जाएगा 8/3 मीटर। तो इस तरीके से आपने बी सी का भाग का मान तो निकाल लिया जो कि 8/3 मीटर आया है। फिर आप देखिए आपको ए डैश सी भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो आपको आधार पता है, लंब आपको अब देखिए पता लग चुका है बीसी, और आपको कर्ण बताना है। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने साइन का फॉर्मूला लगाया, तो साइन 30 डिग्री आपके पास होता है लंब बटे कर्ण अर्थात बी सी बटे कर्ण मतलब ए डैश सी। तो आप देखिए हमने लंब बटे कर्ण लगा दिया साइन का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 आ जाएगा बराबर, यहां से आप देखो बी सी आपने पहले ही निकाल चुका है 8√3/3 और ये आ गया ए डैश सी। अब आपको तो ए डैश सी निकालना है। तो आप यहां से देख सकते हो कि ए डैश सी आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 8√3/3 अर्थात यहां से आप देखो ए डैश सी आपके पास हो जाएगा 16√3/3 मीटर। तो आपने देखिए कर्ण भी निकाल दिया ए डैश सी। अब आप ये देखो आपको तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी टूटने से पहले,
तो वो पूरे पेड़ की ऊंचाई तो आपके पास ए बी हो जाएगी, जो कि सी ए डैश प्लस सी भी हो जाएगी। तो यहां से आप देखिए, इसलिए पेड़ की ऊंचाई वो आपके पास हो जाएगी ए डैश सी प्लस सी बी। देखिए सी ए डैश लिखें या ए डैश सी लिखें, बात एक ही है। तो यहां से देखो ए डैश सी आया 16√3/3 और प्लस सी बी आपके पास आया था 8√3/3। तो देखो ये आप यदि जोड़ोगे तो 24√3/3 आ जाएगा। और यदि आप हल इसको करेंगे तो यहां से आपके पास जो पेड़ की ऊंचाई आएगी वो हो जाएगी, देखिए 3 से 24 कट करेंगे तो 8 बार कट हो जाएगा, मतलब 8√3। और मात्रक आपको लिखना है तो वो मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर दी, जो कि 8√3 मीटर आएगी। अब आप यहां पर एक बात गौर करें कि जब तक आपको √3 का मान निकालने को ना बोला जाए, अर्थात √3 का मान लगाने को ना बोला जाए, तब तक आप अंडर रूट में ही अपने आंसर को रखेंगे। जैसे आप देखिए यहां पर आपको कहीं भी नहीं बोला गया है कि √3 का मान आपको कुछ मानना है, भले ही आप जानते भले ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक ना बोला जाए तब तक आप ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास पेड़ की ऊंचाई आ गई है 8√3 मीटर। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर अब हम बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आगे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। फिर आपको आगे बोला गया कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली आप देखिए यहां पर आपको 2 फिसलन पट्टी लगाने को बोला गया है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम पहला भाग हल करते हैं, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहां से हम लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो देखिए आपको बोला गया कि जो फिसलन पट्टी लगाई जा रही है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जा रही है, अर्थात आप सबसे पहले 1.5 मीटर की ऊंचाई ये हो जाएगी आपके पास। फिर ये तो जमीन से ऊंचाई हो गई। अब आपको बोला गया था कि फिसलन पट्टी लगानी है, अर्थात आपके पास जो फिसलन पट्टी हो जाएगी वो कुछ ऐसे लग जाएगी। और ध्यान रखना है आपको बोला गया है कि 30 डिग्री का कोण बना रही होगी फिसलन पट्टी। तो देखिए ये आप इससे मिला देंगे तो ये आपको दिया हुआ है बेसिकली 30 मीटर, सॉरी 30 अंश का कोण। अब यहां पर आप देखो कि ये आपके पास जमीन से ऊंचाई आ गई और जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई वो आपके पास हो जाएगी AC। तो AC आपके पास हो जाएगी फिसलन पट्टी, और अगर दूरी में आप बोलेंगे तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। अब आप ये देखो कि आपको दोनों भागों में, अभी तो हम जैसे पहला भाग हल कर रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो आपको इसमें भी आप बोला गया था कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। तो आप देखो आपको ये वाला कोण पता है जो कि 30 डिग्री है, तो आपको इस कोण के हिसाब से देखना है। आप देख रहे हो इस कोण के हिसाब से AB आपके पास लंब हो जाएगा और आपको AC निकालना होगा, अर्थात कर्ण निकालना होगा, क्योंकि कोण B के लिए AC कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें लंब भी आ जाए और कर्ण अर्थात AC भी आ जाए। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है साइन 30 डिग्री। तो अभी हम त्रिभुज ABC में लगा रहे हैं फॉर्मूला। ध्यान रखें ये साइन कॉस या टेन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये एक समकोण त्रिभुज में ही लगाए जाते हैं, तो समकोण त्रिभुज होना सबसे पहले जरूरी है। तो आप देख सकते थे ये आपके पास समकोण था B, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात AB बटे कर्ण अर्थात AC। तो यहां से देखो साइन 30 डिग्री तो आपके पास 1/2 हो गया बराबर AB अर्थात लंब तो 1.5 बटे AC जो कि आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप देखो AC बराबर 2 गुणा 1.5 हो जाएगा, अर्थात आपके पास AC ये हो जाएगा 3 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से आपने
फिसलन पट्टी की लंबाई तब निकाल दी जब झूला जो आप बना रहे हैं वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए हम अगले भाग पर बढ़ेंगे। अगले भाग में आपको बोला गया था कि अभी अधिक उम्र के बच्चों के लिए आप लगा रहे हैं, लेकिन वह 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, अर्थात जो अभी 1.5 मीटर की ऊंचाई थी वो अब 3.5 मीटर की 3 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहां पर हम दूसरा भाग हल कर रहे हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो अब जो आपको फिसलन पट्टी की ऊंचाई रखनी है वो ध्यान रखें 3 मीटर रखनी है। तो आपने देखो 3 मीटर की एक ये लंबाई बना दी। और अब आपको जो फिसलन पट्टी लगानी है वो ध्यान रखना है कि 60 अंश के कोण पर बनी हो, क्षैतिज से। तो आप देखो ये आपके पास 60 अंश के कोण पर आपने एक बना दी, और फिर आप इसको यदि इससे मिला देंगे तो बेसिकली आपको ये बोला गया था कि जो ये कोण है ये 60 डिग्री है, क्योंकि फिसलन पट्टी यही तो कोण आपके पास बना रही है भूमि से या क्षैतिज से। तो अभी आप ये देखो कि ये वाला कोण तो आपके पास 90 डिग्री हो गया। अगर आप इस त्रिभुज को पी क्यू आर करके मान लें तो कोण आर एक समकोण है। अब यहां से देखो फिसलन पट्टी जो हो जाएगी इस वाले भाग में वो आपके पास पी क्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप दूरी बोलोगे तो पी क्यू आपके पास फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। तो फिर आप उसके बाद ध्यान रखें कि चूंकि आपको पी क्यू निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, अब आपको देखो ये वाला कोण ज्ञात है 60 डिग्री। तो अभी आप इस कोण के लिए ऐसा सोचेंगे कि आपको पी आर पता है अर्थात लंब पता है, और कर्ण आपको निकालना है अर्थात पी क्यू। तो आप यहां पर भी साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाओगे, लंब अर्थात पी आर बटे कर्ण अर्थात पी क्यू। तो देखो साइन 60 डिग्री अर्थात √3/2 बराबर पी आर 3 मीटर दिया हुआ है बटे पी क्यू आपको निकालना है यहां से। तो आप देखो पी क्यू आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 2/√3 अर्थात पी क्यू आपके पास 6/√3 आ जाएगा। तो या तो आप इतना लिख दें आंसर, या फिर देखिए आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं और कोशिश करें हर का परमेयीकरण आप हमेशा करें जब भी कोई आंसर दे रहे हैं। तो देखो यहां पर हर अंडर रूट में आ रहा है अर्थात अपरमेय आ रहा है, तो अब परमेयीकरण करोगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करोगे। तो यहां से आप देखो पी क्यू आपके पास आ जाएगा 6 √3/3। तो देखिए 3 से 6 ही आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से पी क्यू आपके पास 2 √3 और मात्रक मीटर हो जाएगा। तो आप पी क्यू का मान 2 √3 मीटर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पी क्यू का मान आप 6/√3 मीटर भी लिख सकते हैं। यही आपके पास फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप हमेशा हर को परमेय बनाकर ही छोड़ें। तो इस तरीके से आपका ये भाग भी हल हो गया। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको एक पद दिखाई दे रहा है उन्नयन कोण का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए जब आपके पास जो व्यक्ति है वो नीचे खड़ा हो और वो ऊपर वाली वस्तु को देख रहा हो, तो देखिए मैं आपको यहां पर एक फिगर के तौर पर बता देता हूं कि यदि व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है अर्थात व्यक्ति की आंख नीचे है और व्यक्ति ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, तो देखिए आपके पास जो व्यक्ति है वो अभी ऊपर की तरफ देखेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्यक्ति सी बिंदु पर है और वो ए बिंदु वाली वस्तु को देख रहा है, तो जब भी कोण बनेगा वो आपके पास उन्नयन कोण बनता है। तो इस तरीके से जो ये थीटा होगा वो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो समझ में आ गया कि आखिर उन्नयन कोण क्या होता है। अब देखो इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि भूमि के पाद से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो अभी आप ये देखो कि सबसे पहले तो आपको एक मीनार चाहिए होगी, तो आपने देखिए एक मीनार बनाई। फिर आपको बोला गया कि ये देखिए अगर मीनार का पाद है ए बी, मीनार आपने ए बी बोल दी, तो पाद यदि ए है तो इससे 30 मीटर की दूरी पर, और बोला गया भूमि पर,
तो देखिए क्षैतिज होती है भूमि तो आपके पास, तो यहां पर देखिए ये आपको बोला गया कि 30 मीटर की दूरी है, तो बेसिकली आपके पास जो 30 मीटर होगा वो ये दूरी आ गई। फिर बोला गया कि इस बिंदु से, अर्थात इस बिंदु से आप देख रहे हैं तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो आप यहां पर देख रहे हैं मतलब आंख बेसिकली यहां पर है। आप ऐसा ना सोचें कि जो देखेगा व्यक्ति उसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उसको आप नगण्य माने, बेसिकली आप यहां से देख रहे हैं तो आपको अब बोला गया कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात यहां से जो व्यक्ति की आंख है, अर्थात व्यक्ति देखो यहां से देख रहा है सी बिंदु से बी बिंदु की तरफ देख रहा है, तभी तो आपको बोला गया शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात ऊपर की तरफ देख रहा है मतलब बी की तरफ, तो उन्नयन कोण आपके पास ये हो जाएगा जो कि 30 अंश आपको दिया हुआ है। फिर आपको बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बेसिकली जो आपके पास ए बी आ जाएगी वही मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, तो आपको ए बी का मान बेसिकली ज्ञात करना है। फिर आप देखो कि आपको बोला गया था 30 मीटर की दूरी पर, अर्थात ए से मीनार का पाथ तो ए था, उससे सी पर 30 मीटर की दूरी हो गई है। अब ये देखो आपको निकालना ए बी है और आपको पता है ए सी, तो इस कोण के लिए आप देखो जो लंब होगा वो ए बी हो जाएगा और जो आधार होगा वो ए सी हो जाएगा, अर्थात लंब और आधार का उपयोग आपको करना है, तो लंब और आधार आपके पास tan वाले फॉर्मूले में आते हैं, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब यहां पर आप देखो जो भी त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक या कोसेक जैसे, वो तभी आप लगा सकते हो जब कोई कोण समकोण जरूर होना चाहिए किसी त्रिभुज का, अर्थात समकोण त्रिभुज में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए समकोण बन चुका है क्योंकि मीनार जो होगी वो बिल्कुल ही ऊर्ध्वाधर होगी, तो यहां से आप देखो आप लगा सकते हो tan 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात ए बी बटे आधार अर्थात ए सी। अब आपको देखो ए बी तो निकालना है और ए सी आपको दिया हुआ है 30 मीटर, तो देखिए tan 30 डिग्री अगर आप लगाओगे तो 1/√3 होता है बराबर ए बी आपको निकालना है और ए सी आपके पास 30 आ चुका है। तो यहां से आप ये देखिए कि जब आप ए बी का मान निकालोगे तो ए बी का मान आपके पास आ जाएगा 30/√3, तो देखो जब आप परमीकरण कर दोगे तो आपके पास आ गया ए बी बराबर 30√3/3, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास ए बी का मान आ जाएगा 10√3 और मात्रक आपके पास मीटर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हल किया जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो आप देखो प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिर आगे आपको बोला गया कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यह मानकर कि डोरी की ढील में कोई नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको बोला गया है कि जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर आपको पतंग उड़ानी है बेसिकली, तो बेसिकली आप देखो जब ऊंचाई आपको बोली जाती है तो ध्यान रखें वो ऊर्ध्वाधर ही होती है, अर्थात ये देखो आपके पास ये हो जाएगी भूमि, पतंग यहां पर आपके पास बेसिकली आ चुकी है, मैंने एक पतंग जैसा चिन्ह बना दिया ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। अब ये देखो अगर आप इस बिंदु को ए मान लें और इसको बी मान लें तो देखिए अब बी जो है वो भूमि आपने मान ली है, तो बेसिकली जो ए बी दिया हुआ है वो आपके पास 60 मीटर दिया हुआ है। फिर आपको बोला गया है कि जो ये आप पतंग उड़ा रहे हैं जो इसमें डोरी होगी वो भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो बेसिकली आपके पास ये डोरी आ गई और चूंकि ये डोरी भूमि से 60 मीटर का 60 अंश का कोण बना रही है, अर्थात आप देखो ये जो आपके पास कोण आएगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा, इसको आप सी मान लेते हैं, तो ए सी जो होगा वो आपके पास डोरी आ गई पतंग की। फिर आप ये देखो कि ए सी आपके पास पतंग की डोरी आ गई, तो आपसे तो बोला गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखिए कि यहां पर आपको एक बात बोली गई कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये आपको मानना है। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब आखिरकार क्या है। तो देखिए मैं यहां पर आपको एक रफ फिगर बना के दिखा रहा हूं कि अगर ऐसा डोरी में ढील होती तो आप इसको नहीं हल कर पाते। अब वो क्यों नहीं कर पाते उसको आप देखो, यहां पर देखिए ये आपके पास 60 मीटर की दूरी हो गई। अब यहां से आपको बोला गया कि जो ये पतंग है वो जो उसकी डोरी है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो मैं देखिए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक डोरी बना देता हूं,
अब देखो यदि उसमें ढील होती तो वो कुछ तो ऐसे करके लचीली होती डोरी, तो यहां से आपके पास ऐसा कुछ आ जाता। अब लेकिन आप ये देखो कि यहां पर अब आप समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्चुअल में ये डोरी अगर आप पूरा खींच देते, अगर इसमें ढील नहीं रखते, तो एक्चुअल में ये बड़ी होती जितनी अभी आपको दिख रही है। तो इसलिए जब भी ऐसा होगा कि कहीं ढील होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बोला गया कि डोरी में कोई भी ढील आपको नहीं रखनी है, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब ये देखो कि डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात आपको AC ज्ञात करना है। अब आप इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं ABC में B कोण समकोण है, अर्थात आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। तो इस 60 डिग्री वाले कोण के लिए आप देख रहे हो कि AB आपके पास लंब हो जाएगा और AC आपको निकालना है, अर्थात कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण तो आपके पास साइन वाले फॉर्मूले में आते हैं। तो देखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब अर्थात AB बटे कर्ण अर्थात AC। यहां से अब देखो आप मान लगाओगे तो साइन 60 डिग्री आपके पास अंडर रूट का 3/2 आ जाएगा बराबर AB, ये आपके पास 60 आ जाएगा। AC आपको निकालना है जो कि डोरी की लंबाई है। तो यहां से आप देखो, आप जब तिरछा गुणा करोगे तो आप AC का अंडर रूट 3 में गुणा कर दोगे और 2 का 60 में गुणा कर दोगे। तो AC का अंडर रूट 3 में गुणा किया बराबर 60 गुणा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से AC बराबर 120 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो देखिए वैसे तो आपके पास ये बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन आपको हमने बताया कि कोशिश ये करें कि जब भी आप अपना उत्तर दें तो हमेशा हर जो भी है उसको परमेय ही रखें, अर्थात परमेयीकरण करें। आप इसका परमेयीकरण करने के लिए आप अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो देखो आपके पास ये आ जाएगा AC बराबर 120 अंडर रूट 3 बटे 3। तो देखो 3 से यदि आप AC 120 को कट करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, अर्थात AC का मान 40 अंडर रूट 3 आ जाएगा और ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कर ली, जो कि 40 अंडर रूट 3 मीटर के बराबर आ गई है। तो अब हम प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो अभी आप ये देखो, यहां पर जो व्यक्ति है अर्थात लड़का है उसकी लंबाई दी गई है, अर्थात अब आपको नगण्य नहीं माननी है। जब तक लंबाई नहीं दी जाएगी तब तक आपको नगण्य माननी है, और जब लंबाई दी जाएगी तब आप नगण्य ना माने अर्थात उसका यूज करेंगे। तो आप ये देखो कि सबसे पहले आपको जो भवन है उसकी ऊंचाई दी गई है 30 मीटर। तो सबसे पहले आप एक भवन बना दीजिएगा। तो मान लीजिएगा आपके पास ये एक भवन बन गया और इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 30 मीटर। फिर आपको बोला गया कि एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको यहां पर बना देता हूं, एक भूमि अर्थात क्षैतिज बना देता हूं। तो स्वाभाविक बात है कि लड़का क्षैतिज अर्थात भूमि पर ही कहीं खड़ा है। तो आपने देखिए लड़के की लंबाई बना दी 1.5 मीटर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। तो ये आपने लड़के की लंबाई बना दी 1.5 मीटर। ये आपके पास 1.5 मीटर हो गया। फिर आपको बोला गया कि यह जो लड़का है इसकी आंख से, तो देखिए लड़के की आंख ऊपर ही आएगी, तो यहां पर आंख है। फिर आप देखो हमने आपको समझाया था कि उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जब आप नीचे से कोई भी ऊपर की तरफ देखते हैं, तो देखिए लड़का नीचे उसकी आंख है, जो शिखर है भवन का वो आपके पास A है मतलब ऊपर है, तो जो भी कोण बनेगा उस कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। तो देखिए अभी आपके पास जो कोण बन रहा है आप देख सकते हो वो आपके पास उन्नयन कोण बनेगा क्योंकि लड़का ऊपर की तरफ देख रहा है। तो अब आप ये देखो कि अगर आप इससे एक लाइन ऐसे बना दो तो आपको ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, सबसे पहले है 30 डिग्री। फिर आपको बोला गया कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो देखिए लड़का यहां पर है, अभी भवन आपके पास यहां पर है दाईं तरफ, तो लड़का अब इधर की तरफ जा रहा है।
तो लड़का थोड़ी देर बाद मान लीजिएगा कुछ इधर की तरफ पहुंच गया। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने इसको C मान लिया, इसको D बिंदु मान लिया और लड़का E बिंदु पर पहुंच गया। तो अभी लड़का कुछ ऐसे आ चुका है, ये लड़के की लंबाई तो सेम ही रहेगी 1.5 मीटर, और अब जो उन्नयन कोण है वो आपके पास 60 अंश का बोला गया है। तो आप देख सकते हो कि अब जो उन्नयन कोण है अर्थात ये जो कोण आपके पास बना है वो 60 अंश का हो चुका है। तो यहां से देखिए एक बार हम इस फिगर को एक बार और समझ लेते हैं। प्रश्न में बोला गया था कि 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, तो जो ए बी है वो आपके पास भवन की ऊंचाई हो गई, जो कि आपके पास 30 मीटर दी हुई है। फिर आप देखिए कि आपको बोला गया जो लड़का है वो सबसे पहले सी डी है, लड़के की लंबाई है सी डी, अर्थात डी बिंदु पर उसकी आंख है। वो जब ए पर देख रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। लड़का थोड़ी देर बाद भूमि की तरफ, भवन की तरफ बढ़ रहा है, तो लड़का देखिए ई पर पहुंच गया। तो अब जो उसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो देखिए लड़का, तो अगर आप इसको एफ बोल देते हैं तो जो लड़का चला होगा वो सी एफ के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लड़के द्वारा चली गई दूरी, वो आपके पास आ गई सी एफ, या आप बोल सकते हैं सी एफ या आप बोल सकते हैं डीई, क्योंकि ये होंगी तो बराबर ही। तो अब आपको बेसिकली सी एफ या डीई इसका मान निकालना है। तो अब आप देखिए एक बात पर गौर करें कि जो ए बी थी 30 मीटर भवन की ऊंचाई, उसमें 1.5 मीटर जो लड़के की ऊंचाई है वो भी तो आपके पास काउंट हो रही है। तो बेसिकली आपके पास ये जो दूरी होगी, अगर आप इस दूरी को जी बोल दे, इस पॉइंट को जी बोल देते हैं, तो ए जी आपके पास हो जाएगी 30 माइनस 1.5 अर्थात 28.5 मीटर। अब यहां से आप देखिए आपके पास प्रश्न करना काफी आसान हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए जी ई, तो आप ए जी ई में निकालो। फिर आप देख रहे हो कि आपको डी ई निकालना है, तो डी ई मतलब ये क्षैतिज वाली रेखा निकालनी है, अर्थात अब आप इसमें कोशिश करेंगे कि कैसे भी ई जी आपके पास आ जाए, अर्थात जो 60 डिग्री का कोण है उसके लिए लंब आपको दिया हुआ है ए जी और आधार है ई जी। तो आप देखिए लंब और आधार से मिलकर बना एक फॉर्मूला होता है टेन वाला, तो टेन वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, टेन 60 डिग्री बराबर लंब अर्थात ए जी हो जाएगा, आधार अर्थात ई जी हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो टेन 60 डिग्री आपके पास होता है √3, ए जी 28.5 है आपने निकाल दिया है, बटे ई जी आपको पता नहीं है, तो इस तरीके से अब आप ई जी निकालेंगे। तो ई जी आपके पास आ जाएगा 28.5 बटे √3। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप मान निकालें तो परमेयीकरण कर दें हर का, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 बटे 3। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ई जी आपके पास हो जाएगा, देखिए 3 से 28.5 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5, तो 9.5 गुणा √3 मीटर, ये आपके पास ईजी की लंबाई आ गई, जो ईजी वाली लेंथ थी। अब आपने चूंकि ईजी वाली लेंथ निकाल दी, अब देखिए आप समकोण त्रिभुज ए डी जी की बात करेंगे, क्योंकि ए डी जी भी तो एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम उसमें करते हैं समकोण त्रिभुज ए डी जी में। तो आप ये देखो कि यहां पर भी आपको चूंकि डीई निकालना है, अर्थात इस 30 डिग्री वाले कोण के लिए आपको ए जी दिया हुआ है अर्थात लंब, और डी जी आप निकालेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज तो पूरा ए डी जी है। तो आप अब डी जी निकालेंगे अर्थात लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगाओगे, तो आप लिखोगे 10 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात ए जी बटे कर्ण अर्थात डी जी। तो इस तरीके से आप देखो 10 30 डिग्री तो 1 बटे √3 हो गया, बराबर ए जी आपने निकाल लिया 28.5 बटे डी जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि डी जी जो होगा वो 28.5 √3 मीटर हो जाएगा। तो अभी आप एक बात पर गौर करें कि आपने यहां पर डी जी निकाल लिया और आपने ई जी निकाल लिया, अर्थात देखिए ई जी आपके पास ये वाली दूरी है और आपने डी जी निकाल लिया है, अर्थात आपने देखिए ये वाली दूरी निकाल ली है। अब आपको जो निकालनी है लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो वो तो आपके पास देखो ये वाली दूरी बची हुई है डीई, आपको तो डीई निकालनी है। आप देख भी सकते हो आपने लिखा भी था डीई या सी एफ,
दोनों का मतलब एक ही है। तो अब चूंकि आपको डी ई निकालनी है, जो लड़के द्वारा चली गई दूरी है, मैं यहां लिख भी देता हूं, लड़के द्वारा चली दूरी, तो वो डी ई हो गई। अब वो डी ई आपके पास हो जाएगी डी जी माइनस ई जी। तो अब आप देखो डी जी आपके पास आया है 28.5 √3 माइनस ई जी, देखिए आपने पहले ही निकाल चुके हैं 9.5 √3 आया है। तो आप इसको यहां पर घटा देंगे, तो देखो ये बिल्कुल समान पद जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप अभी इनको घटा सकते हैं। तो 28.5 में से आप 9.5 घटाएंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, और ये √3 तो चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब जो लड़के द्वारा चली गई दूरी होगी वो 19 √3 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न भी हल कर दिया है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे कि आखिर किस तरीके से एक भवन होगा और उसके ऊपर आपको मीनार बनानी है, संचार मीनार आपको बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले आप एक 20 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। जैसे आपने देखिए ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया, ये आपके पास 20 मीटर हो गई इसकी ऊंचाई, और इस भवन को आपने ए बी दे दिया नाम, जहां बी इसका पाद बिंदु हो गया इस भवन का। फिर आपको बोला गया कि इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, तो संचार मीनार आप देखिए अब बनाएंगे। तो आपने देखी इतनी ये संचार मीनार बना दी, तो मान लीजिएगा इसको आपने सी नाम दे दिया। तो ए सी आपके पास संचार मीनार की ऊंचाई हो गई है। मैं यहां लिख देता हूं ए सी संचार मीनार है। अगर आप लंबाई में बोलेंगे तो ये संचार मीनार की लंबाई या संचार मीनार की ऊंचाई बोल सकते हैं आप। फिर आपको बोला गया है कि भूमि पर कोई बिंदु है। तो अब ये देखिए भूमि पर कोई बिंदु है, अर्थात आपके पास जो एक बिंदु आएगा वो भूमि पर, अर्थात यहां पर कहीं मान लीजिए आपने एक बिंदु मान लिया, बिंदु डी। फिर आपको बोला गया कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो देखिए मीनार का जो तल होगा वो तो ए हो जाएगा, और जो मीनार का शिखर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो आपको तल और शिखर के उन्नयन कोण बोले गए, अर्थात आप इस बिंदु से इसकी तरफ देख रहे थे तभी तो उन्नयन कोण होगा, क्योंकि उन्नयन कोण में हमने आपको समझाया था कि जो व्यक्ति होता है वो नीचे होता है और जिस वस्तु को देख रहा होता है वो वस्तु ऊपर होती है। तो आप देखिए मीनार के तल को देखेगा तो देखिए व्यक्ति यहाँ पर डी पर है और वो ए को देखेगा, तो यहाँ से आपके पास उन्नयन कोण ही बनेंगे हमेशा। तो यहाँ से आपको उन्नयन कोण दिए हुए हैं 45 अंश और 60 अंश। तो देखिए अब हम इनको जोड़ देते हैं। एक बार आपने इससे जोड़ दिया डी से ए को, और एक बार आप डी से सी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि आपके पास जो कोण बोले गए हैं वो 45 और 60 अंश बोले गए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये समझें कि छात्रों को इसमें संदेह होता है कि आखिर कौन सा 45 और कौन सा 60 हो। तो देखिए संदेह करने की कोई भी बात नहीं है, आप प्रश्न को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। पहले देखिए मीनार के तल लिखा हुआ है और फिर शिखर लिखा हुआ है, फिर क्रम से लिखा हुआ है, अर्थात पहले जो एंगल लिखा होगा अर्थात कोण लिखा होगा वो मीनार के तल का है। तो देखिए पहले आपके पास 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास जो पहले कोण बन रहा है मीनार के तल से बनना है, अर्थात 45 डिग्री बन गया। और इसी तरीके से जो दूसरा है वो मीनार के शिखर से है, अर्थात ये आपके पास 60 अंश हो जाएगा। एक तो आप इस लैंग्वेज से समझ सकते हैं, और दूसरा आप देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि आप देखिए इस क्षैतिज से डीबी से जब आप ए की तरफ जाएंगे तो वो कम एंगल होगा, और जब आप सी की तरफ मुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा एंगल होगा। तो इसलिए आपने 45 अंश तो ए डी बी बोल दिया और 60 अंश आपके पास सी डी बी हो गया। अब आप देखो कि आपको ए सी की ऊंचाई निकालने को बोला गया था, तो माना जिसकी ऊंचाई आपसे निकालने को बोला गया है आप उसी की ऊंचाई मान लीजिएगा। संचार मीनार की आपने ऊंचाई मान ली h, अर्थात जो AC था अब वो आपके पास h मीटर हो गया, क्योंकि देखिए हर जगह मीटर चल रहा है इसलिए मैंने यहां पर मीटर ले लिया। फिर आप देखिए आपके पास यहां से दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज। एक तो त्रिभुज
ए बी डी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखो इस त्रिभुज में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास आधार है इस 45 डिग्री कोण के लिए वो DB है। तो DB आपके पास दूसरे वाले त्रिभुज में भी बराबर ही रहेगा क्योंकि वो आधार है, कॉमन रहेगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे tan 45 डिग्री बराबर लंब अर्थात AB बटे आधार अर्थात DB। तो यहां से देखिए tan 45 डिग्री एक हो गया। AB आपके पास दिया हुआ है भवन की ऊंचाई 20, DB तो यहां से आप देखिए DB आपके पास 20 मीटर आ जाएगा। अर्थात आपने ये पता कर लिया कि जो ये बिंदु है जहां से आप मीनार का तल और शिखर देख रहे हैं वो भवन के पास से 20 मीटर की दूरी पर है। अब यहां पर आप देखिए आपको एक दूसरा समकोण त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है जो कि है त्रिभुज CBD में। अब यहां पर आप देखो कि आपको एक तरीके से BC आ पाएगा क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में जो भुजा होगी वो BC होगी। तो यहां से tan 60 डिग्री बराबर, अब यहां से आप देखो DB आपको पता लग गया है अर्थात आपको इस 60 डिग्री के लिए आधार पता लग गया है और आपको लंब में AC निकालना है भले ही, लेकिन कोई बात नहीं आप तो BC निकाल ही सकते हैं यहां से। तो लंब बटे आधार करोगे तो ये आ जाएगा BC बटे DB। तो यहां से आप देखो कि आपके पास tan 60 डिग्री ये तो √3 आ गया। BC, अब BC को आप लिख सकते हैं AB प्लस AC बटे DB आपने देखिए निकाल ही लिया 20 के बराबर है। तो यहां से आप देखो आपके पास AB तो भवन की ऊंचाई है अर्थात 20 है तो 20 √3 बराबर AB का मतलब 20 प्लस AC आपको निकालना है अर्थात मीनार की ऊंचाई आपने H मान ली थी। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास H आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, या फिर आप सरल करके इसको लिख सकते हैं H बराबर 20 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से आपने यहां पर मीनार की ऊंचाई निकाल दी जो कि 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर के बराबर आई है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं हम। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखो आपको बोला गया है कि पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो सबसे पहले तो आप पेडस्टल बनाएंगे। तो देखिए आपने एक तरीके से ये पेडस्टल बना दिया। फिर आपको बोला गया कि इस पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की आपको मूर्ति बनानी है। तो देखिए आपने ये 1.6 मीटर की मूर्ति लगा दी। तो ये आपके पास अगर मैं इसको A, इसको B और इसको C बिंदु बोल दूं तो AB आपके पास मूर्ति हो गई अर्थात 1.6 मीटर, और जो BC है वो आपके पास पेडेस्टल हो गया जिसको आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपने इसको H मान लिया। तो इस तरीके से मैं यहां पर पहले लिख देता हूं कि AB आपने मूर्ति मानी है इस फिगर में, BC आपके पास पेडेस्टल है और यदि आप ऊंचाई में बात करेंगे तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई और जिसको आपने H मान लिया है। तो बेसिकली आपको बोला गया था पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए अर्थात आपको H का मान निकालना है। फिर आपको बोला गया कि भूमि के किसी बिंदु से, तो देखिए जो भूमि का बिंदु होगा और जो पेडेस्टल का पाद बिंदु होगा वो तो क्षैतिज पर ही होंगे। तो यहां से आप भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं कोई भी क्षैतिज पर। जैसे आप मान लीजिएगा आपने ये वाला बिंदु ले लिया, इसको मान लीजिएगा D बिंदु बोल देते हैं। तो आपको फिर बोला गया कि जब आप उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रहे हैं तो 60 अंश है, तो मूर्ति का शिखर तो आपके पास A आ जाएगा। तो यहां से आप मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात ये इससे D से A को जोड़ देंगे और फिर आपको बोला गया उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो अब आप D से पेडेस्टल का शिखर तो आपके पास B हो जाएगा तो आप B को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपने जब ये जोड़ दिया तो आपको ये बोला गया कि ये कोण जो है वो आपके पास 45 अंश है और ये जो बड़ा कोण है वो आपके पास 60 अंश है। फिर आपको बोला गया कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए ये जो कोण C होगा वो तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा अर्थात समकोण होगा। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज ACD। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो जब आप फॉर्मूला लगाओगे ACD में तो tan
60 अंश बराबर, क्योंकि देखिए ACD में अगर आप पूरा कोण लेंगे तो 60 अंश ही आएगा। अब tan 60 अंश अर्थात लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इस 60 डिग्री के कोण के लिए लंब आपके पास AC हो गया और आधार हो जाएगा, सॉरी tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो आधार आपके पास CD हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि tan 60 डिग्री ये आपके पास √3 होता है। AC को आप AB प्लस BC लिख सकते हैं बटे CD। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा √3 बराबर AB आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर प्लस BC आपको निकालना है अर्थात H बटे CD। तो अभी आप ये देखो कि यहां से √3 गुणा CD बराबर 1.6 प्लस H आ जाएगा। अब देखिए आपने त्रिभुज ACD को तो उपयोग कर लिया। अब देखिए आप दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे तो वो आपके पास त्रिभुज BCD था, तो अभी त्रिभुज BCD का आप उपयोग करेंगे। तो आप यहां पर देखिए tan 45 अंश बराबर यहां पर आप पाएंगे BC अर्थात लंब बटे आधार अर्थात CD। तो इस तरीके से tan 45 अंश तो आपके पास 1 हो गया और BC आपके पास H आपने मान लिया और ये CD हो गया। यहां से CD बराबर H आपको मिल गया। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा और इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से अब हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से आपने ये देखा समीकरण 2 में तो CD को H के बराबर आया है अर्थात CD आप H के बराबर मान लेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए √3 इस CD की जगह आप H लिख दोगे बराबर 1.6 प्लस H आ गया। तो देखिए जब आप H वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि आपको तो H का मान निकालना है, तो √3 H माइनस H बराबर 1.6 आ गया। तो यहां से आप देखो आपके पास H कॉमन लेने पर आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो H बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया। अब यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सरल करना सकते हैं तो सरल करेंगे और कोशिश करें जब भी आपके पास हर में अपरमेय संख्या आ रही हो तो आप उसका परमेयीकरण जरूर करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि सरलीकृत भाषा वही रहेगी। तो यहां से आप √3 माइनस 1 का परमेयीकरण करोगे अर्थात √3 प्लस 1 का ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों में आप गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ पर 1.6 चल ही रहा है। तो H बराबर 1.6 बटे देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया अर्थात a² माइनस b² और ये √3 प्लस 1 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि ये 3 माइनस 1 तो आपके पास 2 आएगा, तो बेसिकली आपके पास 1.6 बटे 2 लिखा हुआ है अर्थात H आपके पास आ जाएगा 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर ली जो कि 0.8 गुणा √3 प्लस 1 मीटर के बराबर आई है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। यहां पर बोला गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर आपको बोला गया कि यदि मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले आपको मीनार और भवन बनाने पड़ेंगे। तो यहां से आप देखिए मीनार की ऊंचाई स्वाभाविक रूप से भवन की ऊंचाई से बड़ी ही होगी, तो सबसे पहले आप मीनार और भवन बनाएंगे। तो देखिए आपने ये मीनार बना ली और अब आप एक भवन भी बनाएंगे। तो ध्यान रखें दोनों का जो पाद बिंदु होगा वो तो क्षैतिज पर ही स्थित होना चाहिए अर्थात आप सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बना देंगे। फिर आप यहां पर देखिए एक भवन बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये भवन बना दिया यहां पर। अब यहां पर आप देखिए आपको सबसे पहले प्रश्न में बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि आखिर मीनार क्या है और पाद बिंदु यहां पर क्या होंगे। तो मैंने ए बी मान लिया और इसको मैंने सी और डी मान लिया। तो ए बी आपने मीनार मानी है और सी डी आपने भवन माना है। तो फिर आप देखिए आपको बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से अर्थात बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात भवन का शिखर तो आपके पास देखिए सी दिखाई दे रहा है,
तो ये उन्नयन कोण आपको 30 अंश बोला गया है। तो अभी आप देखिए इससे इसको मिला देते हैं, तो ये आपको देखिए 30 अंश बोला गया है, तो आपने 30 अंश बना दिया। फिर आपको बोला गया कि भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए भवन का पाद बिंदु तो डी हो गया, से मीनार के शिखर अर्थात ए का उन्नयन कोण आपको बोला गया है 60 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भवन के पाद बिंदु पर देख रहे हैं मीनार के शिखर को, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि उन्नयन कोण तभी बनता है जब आप नीचे हो और वस्तु ऊपर हो। तो अभी आप देखिए डी से ए को जोड़ देते हैं, तो डी से हम ए को जोड़ देते हैं, तो यहां से आपके पास ये कोण आपको बोला गया कि 60 अंश है। फिर आपको बोला गया कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो देखिए मीनार तो आपके पास ए बी है, तो आपके ए बी की ऊंचाई आपको दी हुई है 50 मीटर। फिर आपको बोला गया कि भवन की ऊंचाई आप ज्ञात कर दीजिएगा, अर्थात आपको सी डी निकालना है। अब यहां से आप देखो कि आपके पास दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो समकोण त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज ए डी बी, और दूसरा समकोण त्रिभुज आपके पास बनना है त्रिभुज सी बी डी। तो देखिए हम इसको अलग अलग दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में यदि आप देखोगे तो कोण बी आपके पास 90 डिग्री अर्थात समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण बनना है, तो आप यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप देखो कि जो डी बी है वो सी बी डी वाले समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है और ए डी बी वाले समकोण त्रिभुज में आ रहा है। इसका मतलब आप डी बी एक भुजा तो ये ले लेंगे और दूसरी भुजा आपको 50 मीटर अर्थात ए बी दिख गई, तो आप tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसी में तो आपके पास लंब और आधार आएंगे। तो लंब तो देखिए ए बी हो गया और आधार आपके पास डी बी आ गया। ए बी आपको दिया हुआ है और डी बी दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने ऐसी दोनों भुजाएं ली हैं। तो ये देखिए tan 60 डिग्री आपके पास √3 हो गया। ए बी अर्थात मीनार की ऊंचाई 50 है और डी बी आपको पता नहीं है, तो डी बी आपने निकाल लिया यहाँ से 50/√3 आ गया। तो देखिए आपने डी बी का मान तो निकाल लिया 50/√3। अब हम देखिए दूसरे त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज सी बी डी में। तो देखिए त्रिभुज सी बी डी में जो कोण डी है वो पूरा 90 अंश हो जाएगा अर्थात समकोण हो गया। अब यहाँ पर आप देखो आपको तो सी डी निकालना है और आपने डी बी यहाँ से निकाल ही लिया पहले वाले त्रिभुज से, अर्थात अब इस 30 डिग्री के लिए देखो सी डी लंब हो जाएगा और डी बी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब और आधार से मिलकर एक फॉर्मूला आपको बनाना होगा, तो वो तो tan का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो देखिए 30 अंश वाले कोण के लिए लंब सी डी हो गया और आधार डी बी आ जाएगा। अब यहां से आप देखो tan 30 डिग्री 1/√3 आ गया बराबर सी डी आपको निकालना है, और देखिए डी बी का मान आपने अभी निकाला 50/√3। तो देखिए जब आप सी डी का मान निकालोगे अर्थात इन पदों का तिरछा गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 50/√3, जो कि भाग में था तो अब गुणा में आ जाएगा, और 1/√3 तो चल ही रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास सी डी आ जाएगा 50/3। तो इसका मतलब सी डी मतलब भवन की ऊंचाई आपके पास 50/3 मीटर हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से देख लिया कि इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 में बोला गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले आप ये देखो कि आपको बोला गया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो देखिए आप सबसे पहले एक सड़क बनाएंगे, तो आपने देखिए एक सड़क बना दी, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क आपने बना दी है। फिर आपने बोला कि दो समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं और आमने सामने लगे हुए हैं, अर्थात एक खंभा यदि इधर लगा हुआ है जिसकी लंबाई मान लीजिएगा आपने कुछ भी मानी, तो उतनी ही लंबाई का दूसरा खंभा आपके पास यहां पर लगा हुआ है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले हम इनको थोड़ा नाम दे देते हैं। तो आपने ए बी इसको सी डी मान लिया, तो आपके पास ए बी बराबर सी डी बोला गया है, जो कि खंभों की ऊंचाई हो गई, जो कि आपको निकालनी है। तो अब चूंकि खंभों की ऊंचाई आपको निकालनी है तो आप इसको h मान लीजिएगा। तो आपने चूंकि इनको h मान लिया अर्थात ए बी आपके पास h हो गया, तो सी डी भी आपके पास h हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि
एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो देखिए जैसे कोई भी बिंदु है सड़क पर, तो सड़क पर आपने कोई भी बिंदु जैसे ये मान लिया, मान लीजिएगा इस बिंदु को हमने ई नाम दे दिया, तो आपको बोला गया कि इस बिंदु से खंभों के शिखर, तो देखिए खंभों के शिखर तो ए है और दूसरे खंबे का शिखर सी है, इनके उन्नयन कोण के बारे में बोला गया है, अर्थात अब आप ई से ए और सी को मिला देते हैं। तो अब देखिए अभी आपने ई से ए को मिला दिया और अब आप ई से सी को भी मिला देते हैं। तो यहां से देखिए ये जो कोण आपके पास बने हैं, ये दो कोण, इनमें से एक 60 अंश है और एक 30 अंश है। तो देखिए स्वाभाविक बात है, जो बड़ा कोण लग रहा है जिसमें ज्यादा झुकना पड़ रहा है, ज्यादा ऊपर है, वो बड़ा कोण होगा, अर्थात ये आपके पास 60 अंश हो गया और ये 30 अंश हो गया। अदरवाइज अभी तो आप कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि आपके पास आंसर आ जाएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कौन कैसा है। अभी तो आप कैसे भी किसी को 30 और किसी को 60 मान लीजिएगा। फिर आप देखिए आपसे खंभों की ऊंचाई निकालने को बोला गया, अर्थात एच निकालने को बोला गया है, और खंभों से बिंदु की दूरी निकालने को बोला गया है। तो देखिए जो खंभा ए बी है उससे इस बिंदु की दूरी अर्थात बी ई आपको निकालने को बोला गया है, मान लीजिएगा x हो गया, और आपसे DE, क्योंकि इस बिंदु से दूसरा वाले खंबे की दूरी आपके पास DE होगी अर्थात y हो जाएगी, तो आपसे x, y और h निकालने को बोला गया है। फिर आप देखिए यहां पर आपको एक अच्छी बात ये दी हुई है कि सड़क की चौड़ाई दी हुई है, अर्थात आपको BD दिया हुआ है 80, तो BD आपके पास 80 मीटर हो गया है, इसलिए आपको समझ में आ गया कि x प्लस वाई आपके पास 80 हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो समकोण त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज CDE, जिसमें जो बिंदु D है वहां पर समकोण बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABE, जिसमें जो कोण B है वो 90 अंश है अर्थात समकोण है। तो अभी हम देखिए त्रिभुज CDE की बात करते हैं। तो आप देखो यहां पर H और Y आपको निकालने हैं, अर्थात आप इन दोनों भुजाओं का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, अर्थात इस 60 अंश के लिए देखो ये h है वो लंब हो जाएगा और ये y है वो आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार तो tan वाले फॉर्मूले में आते हैं, तो tan 60 अंश बराबर लंब अर्थात CD बटे आधार अर्थात DE हो जाएगा। तो देखिए tan 60 अंश ये आपके पास हो जाएगा √3 बराबर CD मतलब h जो कि आपको निकालना है मीन खंभों की ऊंचाई, और DE अर्थात y। तो इस तरीके से आप इसको समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा अभी, क्योंकि एक तो आपने यहां पर मान लिया है। अब हम देखिए दूसरे वाले त्रिभुज पर आते हैं। तो इस त्रिभुज में आपको त्रिभुज ABE का यूज करना है। तो त्रिभुज ABE में आप देख रहे हो आपको h निकालना है और x आपको निकालना है, अर्थात यहां पर भी 30 अंश के लिए ये लंब हो जाएगा h और आधार x हो जाएगा, अर्थात आप लंब और आधार वाला फॉर्मूला अर्थात tan का फॉर्मूला लगाओगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब अर्थात AB आधार अर्थात BE। तो देखिए tan 30 डिग्री आपके पास 1/√3 आ गया, और AB आपके पास यहां से देखो h हो गया और BE आपके पास x हो गया। तो यहां से आप ये देखो कि अगर आप x का मान निकालोगे तो ये h√3 आ जाएगा, और यहां से यदि आप y का मान निकालोगे तो वो h/√3 आ गया। तो चूंकि देखो आपने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 से x प्लस वाई मिलके तो 80 होने चाहिए, जो कि सड़क की ऊंचाई थी। इसका मतलब सॉरी सड़क की चौड़ाई थी वो, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई 80 था पहले समीकरण में। तो आप देखो x का मान h√3 लगा दो और यहां से y का मान h/√3 लगा दो, तो ये आ जाएगा h√3 प्लस h/√3 बराबर 80। तो देखिए h कॉमन लेंगे और लासापा लेंगे तो 3 प्लस 1/√3 बराबर 80 आपके पास आ गया। तो यहां से देखो h बराबर 80√3/4 आ जाएगा, तो 4 से आपने 80 कैंसिल किया तो आपके पास 20 हो जाएगा, अर्थात h का मान आपके पास 20√3 मीटर आ गया। तो आपसे खंभों की ऊंचाई निकालने को बोला गया था, तो वो तो आपके पास आ गई 20√3 मीटर। अब यहां से आप ये ध्यान दो कि आपको बोला गया था कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान हैं, इसका मतलब दोनों खंभों की ऊंचाई आपके पास 20√3 मीटर आ गई है। अब फिर आपसे बोला गया कि जब आप खंभों की ऊंचाई निकाल लें तो खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है आपको, अर्थात खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु तो ई है, अर्थात आपको x और y ज्ञात करना है। तो अभी आप देखो समीकरण 2 से, मैं यहां पर कर देता हूं। समीकरण 2 से आपने देखा कि y का मान है h/√3,
तो देखिए y बराबर h का मान तो 20√3 हो गया बटे √3। तो देखिए √3 से ही √3 आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास यहाँ से y बराबर 20 बचेगा। इसका मतलब जहां पर 60 अंश वाला कोण बन रहा है वहां पर उस बिंदु से दूसरे उस खंबे की ऊंचाई आपके पास 20 मीटर हो जाएगी। अब देखिए आपको दूसरे खंबे की ऊंचाई भी निकालनी है, सॉरी दूसरे खंबे से दूरी भी निकालनी है उस बिंदु की। तो अब आपको बेसिकली x निकालना है। तो देखिए आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें या चाहें तो x प्लस वाई बराबर 80 वाला फॉर्मूला यूज करें। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 को मैं यूज कर लेता हूं, अर्थात आपने वहां पर देखा था x प्लस वाई बराबर 80 था। तो देखिए आपके पास y आ ही चुका है, तो अब आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x प्लस 20 बराबर 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 80 माइनस 20 अर्थात 60 मीटर हो जाएगा। तो आपने बिंदु से उस खंबे की दूरी भी निकाल ली जहां से कोण आपके पास 30 अंश का बन रहा था। प्रश्न संख्या 11 में बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहां पर जो चित्र है वो दिया हुआ है। अगर चित्र आपको नहीं भी दिया जाता तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे चित्र बनाने आने चाहिए। जैसे हम एक बार आपको समझा भी देते हैं इसी के लिए। सबसे पहले आपको बोला गया कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास ए बी बना हुआ है ये एक टावर है, तो आपने ए बी मान लिया टीवी टावर है। फिर आपको बोला गया कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखो 60 अंश वाला बिंदु तो आपके पास सी है। इसका मतलब देखो नहर के एक तट पर ये टावर खड़ा हुआ था, अर्थात एक तट पर एक बिंदु बी था और दूसरे तट पर बिंदु सी है। इसका मतलब जो ये बी सी हो जाएगा, इसका ये आपके पास नहर हो गई। तो अगर आप बोलोगे तो ये दूरी में बोलोगे तो ये नहर की बेसिकली चौड़ाई हो जाएगी। फिर आगे आते हैं। तो आपको आगे बोला गया कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आपको बोला गया इस बिंदु से 20 मीटर दूर। देखिए कुछ छात्रों को यह संदेह होता है कि आखिर 20 मीटर हमें किधर जाना है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान रखें जब भी कोण आपके पास कम हो रहा हो इसका मतलब आप दूर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास कोण 60 अंश था सी बिंदु पर। अब आपको बोला गया कि कोण आपके पास 30 अंश बाद में हो गया। इसका मतलब आप उस वस्तु से दूर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि कोण आपके पास कम हो रहा है तो दूर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब आप इधर की तरफ जाएंगे। तो देखिए इधर की तरफ आपको बोला गया 20 मीटर। और दूसरा तो वैसे प्रश्न में बोला ही गया था कि 20 मीटर दूर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहर में तो आपको नहीं जाना है, आपको दूसरी तरफ ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज जब भी आपको थोड़ा संदेह हो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करें कि अगर आप वस्तु के पास जाते हैं तो कोण बढ़ता है और वस्तु के दूर जाते हैं तो कोण घटता है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर आपके पास कोण घटा है, 60 अंश से 30 अंश हो गया, अर्थात आप दूर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप इस दिशा में जा रहे हैं। आपको बोला गया कि आप इस दिशा में डी पर मान लीजिएगा पहुंच गए। तो यहां से अगर आप मीनार के शिखर का उन्नयन कोण निकाल लें तो वो 30 अंश आ रहा है। फिर आपको बोला गया कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी आपको ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई अर्थात बी सी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज ए बी सी, जहां पर कोण बी एक समकोण है, और दूसरा समकोण त्रिभुज आपके पास बन रहा है ए बी डी वाला, जहां पर भी कोण बी समकोण है। तो अभी आप देखो हम समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर लेते हैं। तो आप देखो बीसी आपको निकालना है और ए बी टीवी टावर की ऊंचाई है ये भी आपको निकालनी है। अर्थात इस 60 अंश वाले कोण के लिए ए बी लंब हो जाएगा और सी बी आधार हो जाएगा। तो आप देखो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है,
तो आप पाएंगे कि टेन वाले में आ जाता है और कोट वाले में, तो अर्थात टेन वाले को यूज करें ज्यादातर, तो टेन 60 अंश बराबर लंब अर्थात ए बी बटे आधार अर्थात सी बी। तो आपको ए बी और सी बी दोनों ज्ञात ही करने हैं, तो यहां से √3 बराबर ए बी बटे सी बी आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं, तो त्रिभुज एबीडी की बात करते हैं। यहां पर आप देखो, आपको ए बी ज्ञात करना है और सी बी भी ज्ञात करना है, लेकिन इसमें जो आधार है वो डी बी बन जाएगा, अर्थात 20 प्लस सी बी बन जाएगा। तो लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला आप लगाओगे टेन का, टेन टी अंश बराबर लंब अर्थात ए बी बटे आधार अर्थात डी बी हो जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हो टेन 30 अंश अर्थात 1 बटे √3 बराबर ए बी तो आपको निकालना है बटे, फिर आप देख रहे हैं डी बी, मतलब ये पूरी दूरी डी से लेकर बी तक की दूरी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी, और डी सी आपके पास 20 है प्लस सी बी आपको निकालना है। तो इस तरीके से 20 प्लस सी बी बराबर √3 ए बी आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि जब ये आपने समीकरण लिखा था, तो यहां से आप ए बी का मान √3 गुणा सी बी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं, तो आप समीकरण संख्या 2 और इस व्यंजक का यूज करेंगे, तो 20 प्लस सी बी बराबर √3 ए बी का आप मान लगा दो, √3 सी बी आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास सी बी निकलने का रास्ता साफ हो रहा है, 3 इंटू सी बी आ गया। तो देखिए सी बी को आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दो, तो 20 बराबर 2 सी बी आ गया। तो इस तरीके से सी बी आपके पास 20 बटे 2 अर्थात 10 आ जाएगा। तो सी बी आपके पास नहर की चौड़ाई थी, अर्थात वो आपके पास 10 मीटर आ चुकी है। तो देखिए आपने नहर की चौड़ाई तो ज्ञात कर ली 10 मीटर। अब आपको यहां पर देखिए टीवी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। सी बी या बी सी दोनों एक ही बातें हैं, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी है, तो उसमें संदेह ना करें। अब ए बी आपको ज्ञात करना है, सी बी आपके पास आ चुका है। तो आप देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं समीकरण 1 का सहारा लेता हूं, तो देखिए समीकरण 1 में आपने देखा कि √3 बराबर ए बी बटे सी बी होता है। तो देखिए सी बी का मान आप 10 मीटर लगा देंगे यहाँ पर, तो √3 बराबर ए बी बटे सी बी अर्थात 10 हो गया। तो ए बी आपके पास हो जाएगा 10 गुणा √3 मीटर। तो इस तरीके से आपने टीवी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात कर ली, अर्थात ए बी की ऊंचाई, जो कि आपके पास 10 √3 मीटर के बराबर आई है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप देखिए आपको एक उन्नयन कोण वाला पद दिखाई दे रहा है और एक अवनमन कोण करके पद दिखाई दे रहा है। तो अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण का मतलब हम तो पहले हम समझ चुके हैं पिछले प्रश्नों में, अवनमन कोण हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपको दोबारा रिकॉल करा देते हैं कि आखिर उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या क्या होते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण तब बनता है जब व्यक्ति नीचे हो और वस्तु ऊपर की तरफ हो। जैसे आप देखिए मैंने उदाहरण के तौर पर एक फिगर से बना दिया कि व्यक्ति अर्थात व्यक्ति की आंख तो नीचे है और वो वस्तु अर्थात यहां पर देखो उस वस्तु को देख रहा है। तो जब भी व्यक्ति नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगी, मतलब वो ऊपर की तरफ देखेगा, तब जो भी कोण आपके पास बनता है, तो आप देखिए उस कोण को आप उन्नयन कोण बोलते हैं। अर्थात जैसे यहां पर आप देखो व्यक्ति ने वस्तु की तरफ देखा तो थीटा कोण बना, वही उन्नयन कोण आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से थीटा आपको समझ में आ गया कि उन्नयन कोण होता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण को भी समझते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण का बेसिकली विपरीत होता है, अर्थात अवनमन कोण बनाते समय व्यक्ति ऊपर की तरफ होता है और वस्तु नीचे की तरफ होती है। तो इस तरीके से आप देखो कि व्यक्ति यदि वस्तु को देखेगा तो इस तरीके से आपके पास एक रेखा बनेगी। तो मान लीजिएगा व्यक्ति यदि वस्तु को देख रहा है तो अवनमन कोण आपके पास थीटा बनना है, अर्थात थीटा आपके पास ये कोण होता है। लेकिन आप जानते हो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई अर्थात समांतर, तो ये कोण भी आपके पास थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि थीटा यहाँ पर जो होगा वो एक अवनमन कोण बन जाएगा।
अर्थात उन्नयन कोण में तो व्यक्ति नीचे होगा और अवनमन कोण में व्यक्ति ऊपर की तरफ होगा। तो अब आप देखो कि आपको प्रश्न में बोला गया कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ये आपने देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिया। फिर आप देखिए एक क्षैतिज रेखा तो बनाएंगे ही, तो आपने क्षैतिज रेखा बना दी, मतलब जहां पर भवन और टावर दोनों खड़े होंगे। फिर आपको बोला गया कि 7, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जनरली बच्चों को संदेह ये होता है कि कौन बड़ा है, भवन की ऊंचाई ज्यादा होगी या टावर की ऊंचाई। तो आप यहां से देखिए समझ सकते हैं कि भवन के शिखर से, अर्थात देखिए अगर आपने ए बी एक भवन माना तो भवन का शिखर जो होगा वो आपके पास ए हो जाएगा। अब यहां से आप देखो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां उन्नयन कोण बोला गया है और भवन के शिखर से बोला गया, अर्थात व्यक्ति भवन के शिखर पर है ए पर, और उन्नयन कोण है अर्थात जहां वो देख रहा है वो ऊपर की तरफ है, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि व्यक्ति नीचे होना चाहिए उन्नयन कोण के लिए। इसका मतलब समझ में आया कि जो टावर है उसका जो शिखर होगा वो भवन के शिखर से भी ऊंचा होगा, या आप बोल सकते हैं कि टावर की ऊंचाई भवन की ऊंचाई से ज्यादा हो जाएगी। तो आपने देखिए एक ये टावर बना दिया। मैं यहां पर इसको थोड़ा ऊर्ध्वाधर बना देता हूं। अब ये देखिए आपने मान लीजिएगा इसको सी और इसको डी बिंदु बोल दिया, तो जो सी डी है वो आपके पास टावर की ऊंचाई आ गई। जो कि आपको निकालनी भी है, आप देख सकते हैं। और ए बी आपको बोला गया है 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये ए बी आपके पास 7 मीटर हो चुका है। फिर आपको बोला गया था कि ए बिंदु से सी बिंदु का उन्नयन कोण आपके पास 60 अंश है, अर्थात आप ए से सी को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये जो कोण बना है वो 60 अंश है, अर्थात ये अगर आपके पास एक क्षैतिज रेखा है तो ये कोण आपके पास 60 अंश बन चुका है। फिर आपको बोला गया कि और इसके पाद का अवनमन कोण, तो देखिए शिखर से ही आप देख रहे हैं भवन के, और टावर के पाद का अवनमन कोण, तो देखिए अभी आप देखो शिखर ऊपर है और टावर का पाद तो डी है, तो अभी आप जब ऊपर हैं तो स्वाभाविक बात थी कि अवनमन कोण बनेगा, और आपको बोला भी गया कि एक अवनमन कोण बन रहा है। तो इसका मतलब अब आप ए से डी की तरफ देख रहे हैं, तो जब आप ए से डी की तरफ देख रहे हैं तो ए से डी को आपने जोड़ दिया, तो आपको बोला गया कि अवनमन कोण 45 अंश है, अर्थात ये कोण आपके पास 45 अंश हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये रेखा मैं इसको ई बोल देता हूं, तो ए ई और बी डी समांतर रेखाएं हैं, अर्थात समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यदि ए डी कट करेगी तो ये जो कोण होगा एकांतर कोण अर्थात 45 अंश ही हो जाएगा। तो बेसिकली अवनमन कोण से आपको पता लग गया कि ये कोण और ये कोण 45 अंश हो गए। फिर आप देखिए आपको तो टावर की ऊंचाई निकालने को बोला गया था। अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर। एक तो समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी, और एक दूसरा समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ए सी ई। अब यहां से आप ये देखो कि कुछ छात्र ये भी बोल सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमें ए ई डी भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए ए ई डी और ए बी डी बिल्कुल एक जैसे ही समकोण त्रिभुज हैं, सर्वांग सम है, इसलिए आप इनमें से कोई एक ही समकोण त्रिभुज लें, ए बी डी या ए ई डी में से। इसलिए अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज आप लेंगे तो ये वाला हो जाएगा ए सी ई वाला। तो अभी आप देखो त्रिभुज ए बी डी में आप बात कर रहे हैं, तो आपको तो टावर की ऊंचाई निकालनी है अर्थात सी डी निकालनी है। तो आप उसमें चाहते हैं कि सबसे पहले देखिए यहां से ए बी आपके पास 7 मीटर है, तो ये ई डी भी आपके पास 7 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो समांतर है अर्थात ये तो बराबर वो हो जाएंगी, क्योंकि आयत बनना है बेसिकली। तो यहां से आप देखो कि ए सी ई जो त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी डी, उसमें जो आपके पास आधार है अर्थात जैसे देखो बी डी वो समान आ रहा है, बी डी या ए बराबर होता है, तो बेसिकली ये दूरी दोनों में कॉमन आ रही है, तो आप इस दूरी का तो यूज जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास हो गया 10 45 अंश बराबर ए बी लंब बटे आधार अर्थात बी डी। तो अभी आप देखो कि आपने 10 45 ए बी बटे बी डी लगाया, तो 10 45 तो एक होता है ए बी अर्थात लंब 7 बटे बी डी, तो इस तरीके से बी डी आपके पास आ गया 7 मीटर के बराबर।
अर्थात आपके पास भवन का पाद और केबल टावर के पाद के बीच की दूरी आ गई 7 मीटर। फिर आप देख रहे हैं आपके पास दूसरा समकोण त्रिभुज था, त्रिभुज ACE। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये देख लें कि AE जो होगा वो BD के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ AE BD के बराबर, अर्थात 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखिए BD अभी अभी निकाला है 7 मीटर के बराबर। तो अभी आप समकोण त्रिभुज ACE में लगाएंगे तो आप लगाएंगे 10 60 अंश बराबर लंब। तो देखिए CE हो जाएगा और आधार आपके पास AE हो गया। अब देखिए AE तो आपके पास 7 मीटर है, तो यहां से देखो 10 60 अंश अर्थात √3 बराबर CE आपको निकालना है बटे AE 7 हो गया। तो CE आपके पास 7 √3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने CE निकाल लिया। लेकिन आप देखिए आपको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, अर्थात C और D इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो आप लिख सकते हैं इसलिए केबल टावर की ऊंचाई वो आपके पास हो जाएगी CD, अर्थात CE प्लस ED। तो देखिए CE आपने अभी निकाला 7 √3, और यहां से आप देखो जो ED है आपके पास वो तो AB के बराबर ही हो जाएगी, अर्थात 7 मीटर हो गई। तो ये 7 आप लिख दोगे। तो अभी आप देखिए 7 को उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो 7 और कोष्टक में आपके पास √3 + 1 हो जाएगा, और मात्रक लिखेंगे तो वो आपके पास मीटर हो जाएगा। अर्थात इस तरीके से आपने देखा कि केबल टावर की ऊंचाई भी आपके पास आ गई है, जो कि 7 गुणा कोष्टक में √3 + 1 मीटर के बराबर आई है। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यह पता लगी कि जो दोनों जहाज हैं वो लाइट हाउस की एक ही ओर हैं। आप देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है, तो यहां से सबसे पहले आप लाइट हाउस बना देंगे। तो लाइट हाउस आपने बना दिया। देखिए लाइट हाउस में यहां पर आपके पास लाइट जलती रहती है सबसे शिखर पर, तो यहां से समुद्र को पता लगता है कि वो किधर की तरफ उन्हें जाना है ताकि उनको दिखता रहे। तो अभी ये देखो कि आपको बोला गया कि ये लाइट हाउस है आपके पास, तो आपने नाम दे दिया ए और बी। तो ए बी मैं यहां पर लिख देता हूं लाइट हाउस है। फिर आपको बोला गया कि दोनों जहाज एक ही तरफ हैं, अर्थात सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये समुद्र का तल है, अर्थात क्षैतिज रेखा बेसिकली होगी एक तरीके से। तो एक जहाज तो आपने यहां पर बोल दिया मान लीजिएगा सी, और दूसरा जहाज आपने यहां पर बोल दिया डी। तो अब ये देखो कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अर्थात आप लाइट हाउस पर बैठे हुए हैं और इसके शिखर से देख रहे हैं, अर्थात जहाजों को देख रहे हैं, अर्थात सी और डी को देख रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ऊपर हैं और वस्तुएं नीचे हैं, तो अवनमन कोण बनेगा। तो आप देखिए आपको बोला भी गया कि अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अर्थात अब देखो आप इनको ज्वाइन कर दो। तो आपने देखिए सी से ए को ज्वाइन कर दिया, और इसी तरीके से आपने डी से ए को ज्वाइन कर दिया, अर्थात डी से ए वाली लाइन को मिला दिया है। अब आपको बोला गया कि जो अवनमन कोण है वो 30 अंश और 45 अंश है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर अवनमन कोण जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर एक क्षैतिज जैसी रेखा बना दी, अर्थात बी और डी के पैरेलल एक रेखा आपने ऊपर बना दी। अब आपको बोला गया है कि 30 अंश और 45 अंश है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कभी कभी इसमें छात्रों को संदेह होता है कि आखिर 30 अंश कौन सा है और 45 अंश कौन सा है। तो ध्यान रखें जितना आप दूर जाएंगे उतना ही कोण आपके पास छोटा होता जाएगा। तो देखिए बिंदु सी बिंदु टी से ज्यादा दूर है, अर्थात जो ये कोण बनेगा और जो सी पर कोण बनेगा उसमें कोण डी छोटा होगा, अर्थात ये आपके पास 30 अंश हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अवनमन कोण बनाते तो ये 30 हो गया, और ये जो बड़ा कोण है वो आपके पास 45 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से कोण सी यहाँ पर 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण का आपने सिद्धांत लगा दिया यहाँ पर। फिर आपको बोला गया कि जो
लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई आपको 75 मीटर दी हुई है, अर्थात ए बी की ऊंचाई आपको 75 मीटर दी हुई है। तो आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात देखो दो जहाज जो हैं वो सी और डी पर हैं, अर्थात आपको डी सी ज्ञात करना है। मान लीजिएगा मैं डी सी को एक्स बोल देता हूं, तो आपको एक्स ज्ञात करना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कोण बी होगा वो तो एक समकोण होगा, तो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दिए, समकोण त्रिभुज एबीसी और दूसरा समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए दोनों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी की यदि हम पहले बात कर लें, तो भले ही एबीसी में डीसी अर्थात एक्स तो कहीं आ ही नहीं रहा, लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि ये आधार का यूज तो आप करेंगे ही करेंगे जब समकोण त्रिभुज एबीडी की बात करेंगे। अर्थात इस 45 अंश वाले कोण के लिए आपको इस 75 मीटर का यूज करना होगा, अर्थात लंब का, और सीबी अर्थात आधार का यूज करना होगा। तो आपको तुरंत समझ में आया कि tan वाला फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। तो tan 45 अंश बराबर लंब अर्थात ए बी बटे आधार अर्थात सी बी हो गया। तो इस तरीके से आप देखो tan 45 अंश तो एक होता है, ए बी आपको दिया हुआ था 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई, और सी बी ये हो गया। तो यहां से सी बी आपके पास 75 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो जहाज पास में है समुद्र तल के, उस जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी आपने ज्ञात कर ली, जो कि 75 मीटर आई है। अब आप यहां से ये देखिए कि आपके पास जो दूसरा समकोण त्रिभुज है त्रिभुज एबीडी, तो उसमें आप देखो tan 30 अंश आप लगाओगे फॉर्मूला, तो इस 30 अंश के लिए जो लंब होगा वो तो ए बी हो जाएगा अर्थात लाइट हाउस की ऊंचाई, बटे आधार जो होगा वो आपके पास डी बी हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो tan 30 अंश ये आपके पास 1/√3 हो गया, ए बी अर्थात लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी हो गई, और डी बी को आप देखिए लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, क्योंकि आपको डी सी निकालना है, अर्थात आपने डी सी के टर्म्स में इसको ब्रेक कर दिया, पृथक कर दिया। तो यहां से देखो डी सी प्लस सी बी आपने तिरछा गुणा किया है, 1 से गुणा किया, और √3 का गुणा 75 से किया, तो ये आपके पास देखिए 75 √3 आ गया। फिर आपने देखा कि सी बी तो आपके पास 75 मीटर आ चुका है, तो यहां पर आप डी सी प्लस 75 बराबर 75 √3 लिख देंगे। डी सी आपको निकालना है, तो देखिए 75 √3 माइनस 75 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से डी सी 75 को आप उभयनिष्ठ ले लो, तो आपके पास √3 माइनस 1 आ जाएगा, और यदि आपको मात्रक लिखना है तो वो आपके पास मीटर हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि डी सी अर्थात सी और डी बिंदु के बीच की दूरी आपके पास 75 √3 माइनस 1 मीटर के बराबर आई है। और आप देख भी सकते हो जो डी सी है, तो देखिए सी एक जहाज था और डी दूसरा जहाज था, तो आपको यहां पर बोला भी गया था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात सी डी या डी सी ही आपको ज्ञात करनी थी, जो कि एक्स के बराबर थी। तो वो आपके पास यहां से आ भी चुकी है। अब देखो प्रश्न संख्या 14 पर हम आते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के बीच गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि यहाँ पर आपको एक फिगर बना दिया गया है। अगर आपको नहीं भी बनाया गया होता तब भी आपको ध्यान रखना है कि खुद से बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं कि आखिर ये फिगर क्या क्या बोलता है। तो आप देखिए लड़की की लंबाई दी हुई है 1.2 मीटर, तो देखिए लड़की की लंबाई ये 1.2 मीटर आपको दे दी गई। फिर आपको बोला गया कि जो गुब्बारा है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात देखिए गुब्बारा यहाँ पर आपके पास है, सबसे पहले ये आपके पास 88.2 लिखा हुआ है, मीटर हो गया। फिर आपने देखा कि थोड़ी देर बाद बोला गया कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए जो लड़की की आंख होगी वो नीचे होगी, गुब्बारा ऊपर है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है, तो 60 अंश आपके पास कोण बन गया। फिर बोला गया कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इसका मतलब हमने आपको समझाया था कि जब भी कोण घटता है इसका मतलब वस्तु दूर जाती है। तो आप देखो यहाँ पर जो गुब्बारा था वो अभी यहाँ से यहाँ पर चला गया, तो इस तरीके से आपने देखा ये जो कोण है वो आपके पास 30 अंश हो गया। आपको बोला गया कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, तो ए
इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको सी, इसको मैं डी बोल देता हूँ, इसको ई बोल देता हूँ, और यहां पर मैं इसको एफ बोल देता हूं, और ये जी हो गया मान लीजिएगा। तो बेसिकली आप ये देखो कि गुब्बारा अभी जी के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर था और अब सी के ऊर्ध्वाधर है। इसका मतलब जो आपको गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो निकालनी है, अर्थात आपको निकालनी है जी सी, या आप बोल सकते हैं एफ बी आपको निकालनी है, क्योंकि आप देखो जी और सी के बीच की दूरी जो होगी वही एफ और बी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या निकालना है। फिर आप ये देखिए कि जो 88.2 है वो बिल्कुल क्षैतिज अर्थात भूमि से दूरी है, लेकिन आप देख रहे हैं 1.2 मीटर की तो लड़की भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए बी की दूरी निकालोगे तो वो आपके पास 87 मीटर हो जाएगी, क्योंकि देखिए ए सी आपके पास है 88.2, तो ए बी जो हो जाएगा अर्थात 88.2 में से आप लड़की की ऊंचाई घटाओगे अर्थात 1.2, तो यहां से ए बी आपके पास 87 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ए बी आ गया। फिर आप देखिए यहां से आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, मैं चलिए इसको बोल देता हूं एच बोल देता हूं। तो एक तो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज एच डी एफ, और दूसरा समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज ए डी बी। अब यहां पर आप देखो सबसे पहले हम त्रिभुज एच डी एफ की बात करते हैं। तो एच डी एफ में आप देख रहे हो कि आपके पास 60 अंश वाला कोण है, और जो आपको ऊंचाई लेनी है वो एच एफ लेनी होगी अर्थात लंब है। तो देखिए tan 60 अंश बराबर लंब अर्थात यहां पर एच एफ हो जाएगा, और आधार आपके पास डी एफ हो गया। तो अभी आप देखो एच एफ तो आपको पता है 87 मीटर है, क्योंकि एच एफ और ए बी आपके पास बराबर ही आएंगे। तो इस तरीके से tan 60 अंश का यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपके पास हो गया √3, एच एफ 87 हो गया, और डी एफ आपको आ जाएगा यहां से। तो डी एफ आपके पास आ गया 87/√3। तो डी एफ देखिए आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी की, जहां पर कोण बी समकोण है। तो अभी आप ये देखो कि त्रिभुज ए डी बी में आप देख रहे हो कि आपको एफ बी या जी सी निकालना है, मतलब बेसिकली एफ बी निकालना है, मतलब आधार का यूज करना है, और लंब अर्थात ए बी आपको दिया हुआ है। तो आप यहां पर लंब और आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात tan का यूज करोगे। तो tan 30 अंश बराबर लंब आपके पास हो गया ए बी, और देखिए आधार आपके पास यहां से हो जाएगा डी बी। तो अभी आप देखो ए बी, तो ये आपके पास 87 हो जाएगा, तो ए बी की आप देखिए आपने 87 लिख दिया और डी बी हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डी बी आपके पास हो जाएगा 87/√3 मीटर। तो देखिए यहां से आप सबसे पहले गौर करने पर पाओगे कि आपके पास डी बी आ चुका है। तो देखिए मैं डी बी को यहां पर इससे दिखा दे रहा हूं, मतलब ये इतनी दूरी आपके पास आ गई है। आप देख रहे हैं डी बी आपने यहां पर निकाला, ये आपके पास डी बी आया था जो कि 87/√3 है। फिर आप देखिए आपके पास डी एफ भी आ चुका है 87/√3। तो अब समझ लेते हैं कि आगे डी एफ फिगर में क्या है। तो आप देखो डी एफ आपके पास फिगर में इतनी दूरी है, ये आपके पास डी एफ आ चुका है। अब यहां पर आप देखो कि आपको जो निकालना है वो तो एच एफ है, अर्थात सॉरी जो आपको निकालना है वो जीसी या एफ बी निकालना है, आप देख सकते हो। तो आप यहां से देख भी रहे हो कि डी बी में से यदि हम डी एफ वाली दूरी घटा दें तो आपके पास एफ बी आ जाएगा। तो देखिए एफ बी बराबर, अब आप डी एफ में से सॉरी डी बी में से डी एफ वाली दूरी घटा देते हैं। तो देखिए एफ बी डी बी आपके पास 87/√3 है, माइनस ये 87/√3 आ गया। तो आप जब इसे हल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 87 गुणा 3 माइनस 87/√3। आपने बेसिकली लासापा ले लिया। तो यहां से आप देखो आपके पास एफ बी ये हो जाएगा, देखिए 87 गुणा 3 माइनस 87 अर्थात 87 को कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 अर्थात 2 बचा बटे √3। तो देखिए कोशिश करें कि आप हर में का परमेयीकरण जरूर करें जब भी आपके पास हर में अपरमेय संख्या आ रही हो। तो 87 गुणा 2 आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा बटे √3, अर्थात आप √3 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे क्योंकि आप हर का परमेयीकरण कर रहे हो। तो एफ बी आपके पास आ जाएगा 87 गुणा 2 √3 बटे 3। तो देखिए 87 3 से कट करेंगे तो 29 हो गया।
तो एफ बी आपके पास देखो 29 गुणा 2 अर्थात 58√3 आ जाएगा। और यदि आपको मात्रक लिखना है तो वो मात्रक आपके पास मीटर आ जाएगा। और आप देखो एफ बी जो है वही आपके पास गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, तो यहां पर आपके पास लिख सकते हो गुब्बारे द्वारा तय दूरी जो कि 58√3 मीटर आई है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 14 भी हल हो गया है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। फिर आपको बोला गया आगे कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक मीनार बना देते हैं। आपने देखिए एक ये मीनार बना दी। फिर आपको बोला गया कि जो एक राजमार्ग है वो मीनार के पाद तक जाता है। तो देखिए बेसिकली जो एक राजमार्ग है अर्थात क्षैतिज रेखा आपको बनानी नहीं होगी। तो ये आपके पास जो आपने हरे से बनाया है ये एक राजमार्ग हो गया आपके पास। इस मीनार को मैं ए बी नाम दे देता हूं। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो अभी आप गौर करने पर पा रहे हैं कि यहां पर देखिए आदमी की आपको ऊंचाई नहीं दी हुई है, अर्थात आदमी की ऊंचाई या आदमी की जो लंबाई है उसको आप नगण्य मान लेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ए से भी कुछ दूरी पर आदमी की ऊंचाई मान लें, आप मानेंगे कि ए पर ही यही आदमी की आंख है। फिर आपको बोला गया एक कार है, तो कार देखिए मान लीजिएगा आपने ये मान ली इस बिंदु पर। चलिए इसको सी नाम दे देते हैं। तो बोला गया कि ये जो अवनमन कोण है, तो यहां से आपको देखो समझ में भी आया कि आप चूंकि आदमी ऊपर है और कार नीचे है, आदमी कार की तरफ देख रहा है, इसका मतलब व्यक्ति ऊपर है वस्तु नीचे है, तो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। और आप देखिए आपको लिखा भी है कि अवनमन कोण बन रहा है। तो यहां से अवनमन कोण तो आपने बना दिया। अब यहां से आप ए से सी को ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये आप देख रहे हो कि जो अवनमन कोण बनेगा वो बेसिकली ये कोण हो गया जो कि 30 अंश है। अब चूंकि ये कोण 30 है तो ये भी कोण 30 हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर आपको बोला गया कि ये कार 6 सेकंड बाद 60 अंश का अवनमन कोण बना रही है, अर्थात ये कार कुछ चलेगी मीनार की तरफ। तो मान लीजिएगा यहां बिंदु पर पहुंच गई। तो अब बोला गया कि जो ये कोण बना रही है वो 60 अंश का कोण बना रही है अवनमन कोण, अर्थात जब हम डी से ए को जोड़ दें तो ये देखो जो ऊपर क्षैतिज से कोण बनाया गया होगा अर्थात ये कोण ये 60 अंश है आपके पास, ये भी आपके पास 60 अंश हो गया। तो मान लीजिएगा ये बिंदु तो डी था। तो अब आपको बोला गया है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, अर्थात जब कार डी पर पहुंच गई तो अब आपको बोला गया है कि जब कार अगर डी से बी तक पहुंच जाए तो उसमें कितना समय कार लेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ए बी आपके पास है मीनार, सी आपके पास है कार की प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक पोजीशन, डी आपके पास है 6 सेकंड बाद कार की स्थिति, और आपको बोला गया है कि डी से अगर अब वो बी तक जाए तो कितना समय लेगी, तो ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूं डी बी दूरी तय करने में लिया गया समय। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास दो समकोण त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है त्रिभुज एबीडी और दूसरा समकोण त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी। तो यहां पर हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी लिख लेते हैं और दूसरा समकोण त्रिभुज आपको जो यूज करना है वो है समकोण त्रिभुज एबीडी।
फिर आप देख रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई देखिए दोनों में सेम है, ए बी इस त्रिभुज में भी होगी और इस त्रिभुज में भी आएगी ए बी। फिर आप देख रहे हैं सी डी डी बी इन सब की बातें आपके पास हो रही हैं, अर्थात ये सभी इन कोणों के लिए आधार का काम करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि tan का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो tan 30 अंश बराबर त्रिभुज ए बी सी में देखिए 30 अंश के सामने जो है वो है ए बी अर्थात लंब बटे आधार आपके पास हो जाएगा सी बी। तो देखिए tan 30 अंश अर्थात 1/√3 बराबर ए बी मीनार की ऊंचाई है, नहीं पता कोई बात नहीं, सी बी को आप लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। अब यहां से आप देखो कि आपके पास ए बी हो जाएगा सी डी प्लस डी बी बटे √3। अब इसके बाद आप त्रिभुज ए बी डी में आए, यहां पर भी आपके पास समकोण है बी अर्थात यहां पर भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देख रहे हो tan 60 अंश बराबर लंब अर्थात ए बी आधार अर्थात डी बी आपके पास हो गया। तो यहां से आप देखो tan 60 अंश अर्थात √3 आ गया, ए बी अर्थात मीनार की ऊंचाई कोई बात नहीं पता तो डी बी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो यहां से ए बी बराबर √3 गुणा डी बी आपके पास आ गया। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 मानते हैं तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो यहां से आप देखो समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं कि ए बी का मान समीकरण 1 में भी दिया हुआ है, डी बी सॉरी समीकरण 2 में भी दिया हुआ है, अर्थात ये तो बराबर ही होगा। तो सी डी प्लस डी बी बटे √3 बराबर √3 डी बी आपके पास हो गया। तो यहां से आप देखो √3 का आप तिरछा गुणा कर दोगे तो यहां से आ जाएगा सी डी प्लस डी बी बराबर 3 डी बी अर्थात आप देखिए आपके पास सी डी बराबर 2 डी बी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी बी वाली जो दूरी होगी वो 1/2 गुणा सी डी होगी अर्थात डी से बी जाने पर जो दूरी तय होगी वो सी से डी जाने में दूरी तय की गई का आधा हो जाएगी। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि यदि सी से डी जाने में x दूरी तय की गई थी तो इसमें यहां से यहां जाने में x/2 दूरी तय की जाएगी। तो अब यहां से आप ये देखो कि आपको तो समय निकालने को बोला गया, दूरी तो अभी हमने आपको बताई है। अब यहां पर आपको देखो कार की स्पीड के बारे में बोला गया था कि कार की चाल समान है, तो आप देख भी सकते हो आपको यहां पर बोला गया है कि एक समान चाल से चलती है। तो देखिए आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब चाल तो देखिए दोनों में समान है, अर्थात अगर हम दो दूरियों की बात करें अर्थात सबसे पहले हम सी डी दूरी की बात करें बटे समय उसमें लगा था 6 सेकंड, तो अब हम बी डी अर्थात डी बी दूरी की बात करते हैं तो उसमें हमें टी चाहिए, मतलब कितना समय लगेगा। अब सी डी आप जानते हैं 2 डी बी के बराबर है, तो यहां से इसकी जगह आप 2 डी बी लिख सकते हो बटे 6 बराबर डी बी बटे टी आ जाएगा। तो आप देखिए डी बी से डी बी आपके पास कैंसिल हो गया और 2 से 6 ये 3 हो गया अर्थात टी बराबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी से बी जाने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया है। तो अब हम प्रश्नावली 9.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगी। तो अभी आप देखिए सबसे पहले आप इसका एक रफ आइडिया लेंगे अर्थात एक डायग्राम बनाएंगे। आपको एक मीनार बनानी है सबसे पहले तो, और आपको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है अर्थात एक तरीके से आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आपने ए बी एक मीनार मान ली। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि मीनार के आधार से अर्थात बी बिंदु से और एक सरल रेखा में, तो देखिए सरल रेखा अर्थात क्षैतिज की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बोला गया कि एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर है, तो मान लीजिएगा आपने सी बिंदु माना, ये यहां से 4 मीटर की दूरी आ गई। और बोला गया था
कि जो दूसरा बिंदु है वो यहां से 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये यहां से आपने देखिए ये बिंदु मान लिया जो कि डी है, अर्थात बी डी आपको 9 मीटर दिया हुआ है। अब आप ये देखो कि आगे आपको बोला गया कि जो ये कोण है अर्थात उन्नयन कोण, सी और डी से मीनार का शिखर देखोगे तो उन्नयन कोण आपके पास जो बनना है वो पूरक कोण है। अर्थात सबसे पहले तो आप सी से बी बिंदु को ज्वाइन कर दो, सॉरी ए बिंदु को, क्योंकि मीनार का शिखर तो ए है। इसी तरीके से आपने डी से भी ए को मिला दिया। तो यहां पर आप देखो कि उन्नयन कोण आपको बोले गए हैं, अर्थात और उन्नयन कोण मतलब जब व्यक्ति नीचे हो, अर्थात सी और डी से आप देख रहे हैं मीनार का शिखर, तो व्यक्ति बेसिकली सी और डी पर है और वस्तु ऊपर है अर्थात मीनार का शिखर। फिर आपको बोला गया कि जो ये कोण है वो पूरक कोण बन रहे हैं। तो यहां से समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरक कोण क्या होते हैं। तो देखिए पूरक कोण, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि इस पद का यहां पर यूज हुआ है। देखिए यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात आपको यह बोला गया कि मान लीजिएगा आपसे बोला गया कि दो कोण हैं x और y, अगर x प्लस वाई, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये आपको समझा रहा हूं, अगर x प्लस वाई मिलकर 90 अंश बना देते हैं तो x और y को एक दूसरे के पूरक कोण बोला जाएगा। ये तो देखिए आपने एक तरीके से इसको समझा कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीके से आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एक कोण आपके पास थीटा है तो आपके पास जो दूसरा कोण आपको बताना है कि वो क्या हो, कि वो पूरक कोण हो जाए। इसका मतलब आपने देखा कि दूसरा कोण आपके पास ऐसा होना चाहिए कि थीटा में जोड़ें तो 90 अंश बन जाए। तो देखिए माना कि दूसरा कोण आपके पास एल्फा है तो ये 90 होना चाहिए क्योंकि पूरक कोण है। तो अर्थात दूसरा कोण आपके पास एल्फा 90 माइनस थीटा हो जाना चाहिए। तो यहां से समझ में आ गया कि एक कोण यदि थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी वो पूरक कोण बनेगा। या फिर एक और उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि 75 डिग्री और 15 डिग्री आपस में पूरक कोण है क्योंकि देखो इनका योगफल 90 डिग्री बना रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो आपको 60 को 90 में से घटा देना है। तो देखिए आपके पास जो दूसरा पूरक कोण आएगा 60 अंश का, 90 माइनस 60 अर्थात 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बोला गया है कि ये जो दोनों कोण हैं वो पूरक कोण है, अर्थात ये दोनों कोण जो आपके पास बन रहे हैं ये पूरक कोण है। इसका मतलब आपको एक कोण तो पहले मानना पड़ेगा खुद से। तो जैसे आप किसी भी कोण को थीटा मान लीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिएगा आप इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो ध्यान रखें ये वाला कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को, इसमें संदेह ना करें कि अगर आप इस वाले कोण को थीटा मान लेते तो, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, मैं एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूं कि यदि आप इस वाले कोण को थीटा मान लेते तो ये वाला कोण आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाता। तो दोनों तरीके से ये प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको थीटा माना है और इसको फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अभी आप देखो आपको जो ज्ञात करना है वो मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है अर्थात ज्ञात करनी है। तो आप देखो यहां पर आपके पास दो समकोण त्रिभुज बनने हैं। एक तो समकोण त्रिभुज बनना है त्रिभुज ए बी सी, जहां पर कोण बी आपके पास समकोण है, और एक त्रिभुज आपके पास बनना है समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। तो चूंकि आपको ए बी निकालना है और बी सी आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे 10। अब यहां पर आप कोण देखो 90 माइनस थीटा है इस वाले त्रिभुज में, तो लंब बटे आधार, लंब मतलब मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी, आधार आपके पास बी सी हो गया। तो आपने देखो त्रिकोणमिति में सीखा था 10 90 माइनस थीटा आपके पास कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा, बराबर ए बी आपको निकालना है, बी सी आपको देखो दिया हुआ है 4। तो यहां से ए बी आपके पास हो जाएगा 4 गुणा कॉट थीटा। या फिर आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा को तो आपने 1/10 थीटा लिखना सीखा था, तो ए बी बराबर 4/10 थीटा हो गया।
अर्थात टेन थीटा का मान आपके पास 4/AB हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब देखिए, आपने त्रिभुज ABC के बारे में तो बात कर ली, अब हम समकोण त्रिभुज ABD के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए ABD वाले समकोण त्रिभुज में आप टेन ये वाला कोण लेंगे थीटा बराबर लंब अर्थात AB जो कि मीनार की ऊंचाई भी है बटे आधार, अब आधार आप DB लेंगे। फिर आप देख रहे हैं टेन थीटा आपके पास ये हो गया AB बटे जो कि आपको निकालना है AB, तो DB अर्थात D से B बिंदु के बीच की दूरी, तो ये तो आपको प्रश्न में दी हुई थी 9 मीटर, तो आपने 9 लिख दिया। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं कि समीकरण संख्या 1 और 2 दोनों में टेन थीटा के मान आए हैं, अर्थात अब आप दोनों को बराबर कर दोगे क्योंकि दोनों हैं तो टेन थीटा के मान ही। तो समीकरण 1 व 2 से आप लिखोगे 4/AB बराबर AB बटे 9। तो देखो यदि आप तिरछा गुणा करोगे तो AB का गुणा आप AB से करोगे और 4 का गुणा 9 से करोगे, तो इस तरीके से AB का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 आपके पास आ जाएगा। और यहां से आप देखो AB का होल स्क्वायर आपके पास 4 गुणा 9 36 हो गया, अर्थात अब AB चूंकि आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसलिए AB अर्थात जो कि मीनार की ऊंचाई थी जो कि आपको सिद्ध करनी थी, मीनार की ऊंचाई आपके पास, मैं यहां से पहले कर देता हूं, AB देखो आ जाएगा √36 अर्थात AB आपके पास 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनार की ऊंचाई है वो आपके पास 6 मीटर हो जाएगी। तो देखिए ये आपको सिद्ध भी करने को बोला गया था, तो इस तरीके से आपने इसको सिद्ध भी कर दिया, ये आपके पास सिद्ध हो चुका है। अतः आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड।